लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी शय और मात का खेल तेज हो गया है। बिहार में अब तक बीजेपी का एनडीए और कांग्रेस का एनडीए गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सूत्रों की माने तो एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। आज बातचीत के बाद सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। आज अंतिम बातचीत के बाद इस फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे में एनडीए की सीट शेयरिंग के लिए आज का दिन काफी अहम है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने के बाद एनडीए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एनडीए जिसने बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब एलजेपी में टूट के कारण सीट बंटवारे के समझौते तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बंटवारे में 15 सीटें जेडीयू, 4 सीटें चिराग पासवान की, एलजेपी रामविलास पासवान और एक सीट पर पशुपति पारस की आरएलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को दी जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस एक सीट के ऑफर से नाखुश है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया गया है। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। बिहार में 7 चरणों 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरणों में 5-5 सीटों पर, छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल समापन हो गया। यात्रा का समापन महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ, जहां पर इंडी अलायंस ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हो अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, लेकिन राग वही ईवीएम का लापा गया। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि इस महारैली को जिस तरीके से करने की कोशिश की गई, उसमें ईवीएम राग को सुनने के लिए जनता बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आई। किस तरीके से जो भीड़ नदारद रही इस रैली से, जरा रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। लोकसभा चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जहां बीजेपी पर तंज कसा, वहीं ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। देश के धर्म, जाति और उत्तर दक्षिण में बांटने वाले विपक्ष में संविधान को बचाने की कसमें खाई। बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में सियासी समीकरण बिगड़ने के बावजूद इस रैली के जरिए विपक्षी एकता के झूठे कसीदे पढ़े गए। अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकले कि हमने भारत को बचाना है, यहाँ के आईन को बचाना है, यहाँ के इंसान को बचाना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन के नेता इकट्ठे हुए थे शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन को देखने वाली भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी। कांग्रेस से जैसे उसके पुराने नेताओं ने किनारा कर लिया, वैसे ही देश की जनता भी इंडी गठबंधन से किनारा करती नजर आ रही है। विपक्ष ने अपनी एकता दिखाने के लिए शानदार मंच सजाया, हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की, लेकिन अफसोस इस रैली में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई। इंडी गठबंधन की रैली की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आगे की कतार को छोड़ दिया जाए तो आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली ही पड़ी थी। सूत्रों की माने तो मंच के आसपास जो भीड़ नजर आ रही है, वो विपक्षी नेताओं के ही कार्यकर्ता थे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देश की जनता को विपक्ष में कितना भरोसा है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जब शिवाजी पार्क में मंच संभाला तो इनका एजेंडा एक ही था। सभी ने एक सुर में ईवीएम और देश की जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है।
ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी फितरत रही है। यही वजह थी कि 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए वोटिंग मशीनों को 100% सुरक्षित बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को अनोखे अंदाज में जवाब भी दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। इंडी गठबंधन की नीति और नियत हमेशा से सनातन विरोधी रही है। कभी राम मंदिर से दूरी तो कभी सनातनियों का अपमान। आलम यह है कि इनके नेता चुनाव में उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में ईवीएम और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करके ये जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता विपक्ष के मंसूबे को भाप गई है और इसकी गवाही ये खाली कुर्सियां दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर जो है मंथन किया जाएगा। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 73 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई पार्टी की मीटिंग में नाम तय किए गए थे। अब यूपी की बची हुई सीटों के लिए यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। सीटों पर मंथन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। बीजेपी की अब तक की जारी की गई लिस्ट में कई बड़े और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत और भी कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। पार्टी की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल थे। बीजेपी ने पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर नाम घोषित किए थे। वहीं लोकसभा की तारीखों के ऐलान के साथ अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली बांसुरी स्वराज से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब तो ऐलान भी हो चुका है और अगर उम्मीदवारी की बात करें, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जी। यंग फेस हैं आप और बीजेपी को कहा जाता है कि नए चेहरों को बहुत ज्यादा जो है उम्मीद से मौके के तौर पर जो है उन्हें आगे किया जाता है। तो ये जो टिकट का ऐलान हुआ, ये जो मौका मिला, इसे आप कैसे देखती हैं? कितना बड़ा आपके कंधों पर जो है जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है? पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ शीर्ष नेतृत्व की कि उन्होंने इस योग्य समझा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिली है। ये टिकट मेरी नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी संगठन की शक्ति है। पूरा मेरा भाजपा परिवार जो है वो मेरे साथ लगा है। रही बात कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो देखिए चुनाव है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको अकेले नहीं निभा रही। उम्मीदवार कमल का फूल है, हम सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं ग्राउंड पे काम करने में। अगर मैं इसको ये कह के पूछूं, क्योंकि बांसुरी स्वराज को एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने कहा एक मौका मिला है, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई है आपकी माता श्री की, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की। और ये जो लेगेसी है, इसे लेकर दबाव महसूस होता है? लगता है कि इस जिम्मेदारी को आगे लेकर जाना और ज्यादा जो है वो कठिन होगा? आसान लगता है, मुश्किल लगता है इस लेगेसी को आगे लेकर जाना? मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं लेगेसी का प्रेशर ले ही नहीं रही। मुझे लगता है ये बाकियों के दिमाग में, जहन में ज्यादा हो सकता है। मुझे तो